नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से खबर है जहां मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला सामने आया। अटेर विधानसभा से ये मामला सामने आया है और मतदान का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह भदौरिया ने इसकी शिकायत की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान सामने आया है। अनुपम राजन कह रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो ये वीडियो है, ये देखिए। मतदान की गोपनीयता को भंग करने का मामला अटेर विधानसभा से। मतदान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह भदौरिया ने इसकी शिकायत की है निर्वाचन आयोग से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान है इस वीडियो को लेकर। अनुपम राजन कह रहे हैं कि जांच के बाद होगी कार्रवाई। विधानसभा क्रमांक 9 अटेर में आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है। इसमें बूथ क्रमांक 11 और 12 खड़ीद गांव में सरेआम कई आपराधिक व्यक्ति एक बूथ पर 4-4, 5-5 लोग घुसकर फर्जी मतदान कर रहे हैं। वह वीडियो लेकर आज हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है, लिखित में वीडियो भी दिए हैं। लोकतंत्र के सिस्टम में स्वतंत्र और निर्भीक मतदान हो। में खरीद मतदान केंद्र है, वहाँ का भी अब कुछ दिनों बाद वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर भी कोई व्यक्ति बार बार जाके बैलेट बॉक्स पर जाके मतदान कर रहा है बार बार। अभी देखा नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से खबर है, सीनियर आईएएस वीरा राणा को सीएस का अतिरिक्त प्रभार मिला है। राणा को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इकबाल सिंह बैस को कल रिटायर्ड होना है, इकबाल सिंह बैस को, और कल कैबिनेट की बैठक में उनको विदाई दी जा सकती है। मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैस 1 साल पहले 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उन्हें 30 मई 2023 तक के लिए 6 महीने का विस्तार दिया था। उसके बाद फिर 30 नवंबर 2023 तक विस्तार मिला था। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक है जिसमें इकबाल सिंह बैस को विदाई दी जाएगी। लेकिन सीनियर आईएएस वीरा राणा को सीएस का अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है। मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है वीरा राणा को। वहीं चीन में फैली बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मध्य प्रदेश का सीएमएचओ ने अलर्ट जारी किया है। एम्स समेत सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने पर निगरानी के निर्देश दिए गए। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश भी हैं। डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। तो चीन में फैली बीमारी को लेकर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, सतर्क है। सीएमएचओ ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एम्स समेत सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने पर निगरानी रखने की बात कही गई। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए। वहीं पटवारी हत्याकांड में अब जिला प्रशासन और पुलिस आमने सामने हैं। देवलोन थाना के झिरिया गोपालपुर में पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में दर्ज की गई एफआईआर अब विवादों में है। इस एफआईआर को लेकर कई तरह के विरोधाभासी बयान भी सामने आए हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि पटवारी को कुचलकर मारने वाला हत्यारा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं कलेक्टर ने मामले में विवाद बढ़ता देख खुद को किनारे कर चुप्पी साध ली। घर वालों के शायद। कौन घर वालों के? आरोपियों के?
आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। FIR भी कर दी गई है और माननीय AD साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। मेरा पूरा परिवार आया सर, झूठ बोलने का काम नहीं है। रात में सोया था घर में, अभी भी मैं मेरा परिवार पूरा इधर ही बैठा है और गांव के 2-3 आदमी आए जो देखे हैं घर में बैठा था, वो भी घर बैठे हैं। साबूत भी मेरे पास। यानी पटवारी की जो घटना घटी वो आपके वो मेरा भतीजा नहीं किया है, जबरदस्ती उसको अपलंग लादा जा रहा है। यहाँ के बड़े बड़े आदमी जो ठाकुर लोग हैं ये लोग जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान में 5 महीने रहने के बाद अंजू अब भारत वापस लौट आई हैं। उसने पाकिस्तान जाकर अपने सोशल मीडिया फ्रेंड नसरुल्लाह से जुलाई में निकाह कर दिया था, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थीं। रिपोर्ट देखें। नहीं, मैं हैप्पी हूँ। पाकिस्तान पहुंचकर अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी करने वाली अंजू भारत लौट आई हैं। वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली हैं और करीब 5 महीने पहले अंजू पाकिस्तान तब गई थी जब भारत में सीमा हैदर का मामला छाया हुआ था। ऐसे में अब वतन वापसी के साथ अंजू एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह किया था और अपना नाम फातिमा रख लिया था। सोशल मीडिया पर अंजू और नसरुल्लाह के कई वीडियोस भी जमकर वायरल हुए थे। उन दिनों अंजू मीडिया की सुर्खियों में थी और उसकी शादी का वीडियो भी वायरल हुआ था। राजस्थान में अंजू के भारतीय पति अरविंद और उसके बच्चे उससे नाराज हैं। वहीं अन्य परिजनों ने अंजू की दूसरी शादी वाले कदम को गलत बताया था। ऐसा बताया गया है कि अंजू पहले नई दिल्ली जाएगी। आपको बताते चलें कि अंजू ने पहले भी लव मैरिज ही की थी और उसके बच्चे अभी अपने पिता अरविंद के साथ रह रहे हैं। अरविंद ने पहले ही कह दिया था कि वो अंजू को किसी भी सूरत में बच्चों से मिलने नहीं देंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर अंजू अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती है तो विवाद की स्थिति बन सकती है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। अरविंद ने इस FIR में अंजू के खिलाफ पाकिस्तान जाकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने का आरोप भी लगाया था। उसने प्राथमिकी में कहा था कि अंजू ने बिना तलाक दिए पाकिस्तान जाकर दूसरी शादी कर उसे धोखा दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। अंजू भारत में कब तक रुकेगी और पाकिस्तान कब लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात करेंगे पन्ना की, जहां पति ने पत्नी का मोबाइल छीन लिया तो पत्नी ने जहर खा लिया। पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी घर में मोबाइल चला रही थी। इसी दौरान उसने मोबाइल छीन लिया और उसे खाना बनाने के लिए कहा, जिससे गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। चूहे वाली दवा खा ली। चूहा मार वाली? हाँ। क्यों, क्या हो गया था? क्या हो गया, थोड़ी वो फोन के चक्कर में गुस्सा हुआ, फोन ले लिया। हाँ। मैं खाना वाना बना ले तो उसे फोन के नीचे फिर वो खा ली उसने। जब मैं देखा, मैंने फेंकवा दिया तो थोड़ा सा खा पाई। फिर कहाँ लेकर आए आप? फिर अस्पताल लेके आए। अस्पताल लेकर आए? हाँ जी। कौन है आपकी? उस इलाके में खून खराबा हुआ। नर्स के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया गया। चाकू से नर्स पर वार करने वाला कांस्टेबल था। जानलेवा हमला करने के बाद कांस्टेबल ने खुद की जान ले ली। आखिर हमले और सुसाइड की ये मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। नर्स पर जानलेवा हमला। चाकू से गर्दन पर वार। घर में मिली हमलावर की लाश। कांस्टेबल ने किया सुसाइड। मौत की मिस्ट्री, FIR में कैद राज। इस इलाके के एक घर में खौफनाक राज दफन था।
नरसिंहपुर के कोतवाली थाना पुलिस को खबर लगी नर्स पर जानलेवा हमला हुआ है। नर्स के घर में घुसकर उस पर चाकू से वार किया गया था। वार गर्दन पर हुआ। नर्स को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अब सवाल था कि आखिर हमला किसने किया और क्यों। हमलावर का नाम होश उड़ाने वाला था। हमलावर निकला अनिल वेलवंशी, जो नरसिंहपुर में कांस्टेबल था। आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है? अभी तो एक और खौफनाक राज का बाहर आना बाकी था। जिस घर में नर्स पर जानलेवा हमला हुआ, वहां हमलावर कांस्टेबल की लाश मिली। कांस्टेबल अनिल वेलवंशी ने सुसाइड किया था। सवाल है, आखिर क्यों? सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई युवती है जो कि घायल अवस्था में अस्पताल पहुंची है और उसी के घर में कोई व्यक्ति ने फांसी लगा लिया है। अब तक की जांच में ये चीज़ सामने आई है कि जो युवती है, जो कि स्टाफ नर्स का कार्य करती है जिला चिकित्सालय, और जो युवक है जिसने फांसी लगाया है वह अनिल वेलवंशी है। वह नरसिंहपुर पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। कांस्टेबल अनिल नर्स के घर क्यों पहुंचा था? दोनों के बीच आखिर किस बात को लेकर ऐसी कहासुनी हुई कि इस विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली? क्यों देश में आया था अनिल? क्या उस एफआईआर में कैद है जानलेवा हमले और सुसाइड का राज? 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और मृतक का भी मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अग्रिम विवेचना इस प्रकरण में भी जारी। दरअसल नर्स ने कांस्टेबल अनिल के खिलाफ स्टेशनगंज थाने में रेप का मामला दर्ज कराया था। पूर्व में उषा यादव के द्वारा थाना स्टेशनगंज में एक बलात्कार की सूचना अपराध जो है इसके विरुद्ध दर्ज कराया गया था मृतक के विरुद्ध। और जब इससे बयान लिए गए उषा यादव से, तो उसने बताया है कि अनिल वेलवंशी नामक युवक ने उसे जो है चाकू से गर्दन पर वार करके घायल किया है। क्या इसी मामले को लेकर कांस्टेबल अनिल नर्स के घर पहुंचा था? आखिर उसे चाकू कहां से मिला? क्या अपने साथ अनिल चाकू लेकर आया था? विवाद की वजह क्या वही एफआईआर थी? कई एंगल पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उज्जैन में सड़क पर कार से स्टंटबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक निहाल सिंह को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वायरल वीडियो में कार मालिक मौजूद नहीं था। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। जो लड़के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वे इंदौर में काम करते हैं। सभी उज्जैन आए थे। इस दौरान उनका किसी ने वीडियो बनाया था। सभी युवकों को पकड़कर उज्जैन लाया जाएगा। इंदौर के रहने वाले हैं, सेंटिंग का कार्य करते हैं और जो वर्तमान में मालिक है उसका भाई था। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होंगे उज्जैन में दर्शन करने के लिए और फिर उनके द्वारा ये हरकत की गई। आखिर लड़कियां कहां महफूज हैं, ये सवाल फिर उठा है। दमोह से दरिंदगी की जो तस्वीर सामने आई है वो झकझोर कर रख देती है। एक हॉस्टल में दिव्यांग लड़की के साथ खेला गया वहशीपन का खेल। आखिर कौन है वो हैवान, देखिए। जगह बदलती है, शहर बदलता है, लेकिन वहशीपन, दरिंदगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर सुनाई दी है मासूम चीख, दर्द, सिसकियां। दरिंदगी की एक और झकझोरने वाली वारदात फिर सामने आई है। कलंक की एक और कहानी जो झंझोड़ कर रख देती है। मासूम लड़की के साथ हैवानियत हुई। दिव्यांग लड़की उस दरिंदे की वहशी निगाहों का शिकार हुई और ये सब कुछ हुआ दमोह के एक हॉस्टल में। इल्जाम लगा है चौकीदार पर। माइनर गर्ल चाइल्ड के साथ जो है एक घटना कारित की गई। तत्काल थाना कोतवाली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी हमारी हिरासत में है। दिव्यांग लड़की के साथ वहशीपन हुआ। पीड़ित लड़की ने वार्डन को जब इस हैवानियत के बारे में बताया तो हॉस्टल में हड़कंप मच गया। पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया गया। मेडिकल में
रेप की पुष्टि हुई है। जो पूर्व में यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों से कार्यरत था, इसके संबंध में और जो डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही है। जिस चौकीदार पर ये इल्जाम लगा है वो करीब 4-5 साल से हॉस्टल में काम कर रहा है। अब इसके संबंध में व्यक्तिगत जानकारियां जो हैं वो लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस वाले उस चौकीदार की कुंडली खंगाल रहे हैं। आखिर कब खत्म होगी ये दरिंदगी? दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंदौर को हरा भरा बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सभी 85 वार्डों का ग्रीन मास्टर प्लान बनाने के लिए शर्त रखी गई है कि प्रत्येक वार्ड में एक मिनी फॉरेस्ट तैयार किया जाएगा। यहां इस तरह के वृक्ष होंगे जो शहर की हरियाली और सुंदरता को बढ़ाएंगे। इसके लिए छायादार पेड़, बरगद, पीपल आदि लगाने की योजना को शामिल किया गया है। ग्रीन कवर बढ़ने से शहर की वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ग्रीन मास्टर प्लान तैयार करने में शहरवासी, पर्यावरणविद और निगम अफसर शामिल हैं। एक साल में 100 से ज़्यादा अहिल्यावन, हर वार्ड में एक ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए लगातार इंदौर जो है, चाहे वो हरियाली अमावस पर एक साथ 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प हो या हर वार्ड में ग्रीन बेल्ट बनाकर इंदौर शहर की ग्रीनरी को बढ़ाना, उसके ग्रीन कवरेज को बढ़ाने के संकल्प पे काम कर रहा है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 2 बाघों को वन विहार भोपाल शिफ्ट करने के बाद अब पार्क की मशहूर कजरी नामक बाघिन को भी एक सीमित क्षेत्रफल में बने हुए बाड़े में कैद करके रखा गया है। दरअसल ये तीनों बाघ अपने स्वभाव में परिवर्तन की वजह से पार्क से लगे ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला रखे थे। दर्जनों पालतू मवेशियों और कई लोगों को शिकार बनाया था उन्होंने। कुछ महीनों से बाघ की हर घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश और तनाव के हालात को देखते हुए पार्क प्रबंधन ने पहले इन्हें पार्क के अंदर ही सीमित क्षेत्रफल में बनाए गए इनक्लोजर में रखा और अब उनके स्वभाव में सुधार नहीं दिखा तो वन विहार शिफ्ट कर दिया गया है। तो 2 बाघों को वन विहार भोपाल के वन विहार शिफ्ट किया गया है। बंद बाड़े में रखी गई है बाघिन कजरी। आसपास के इलाकों में इन्होंने दहशत फैला रखी थी। कई मवेशियों को इन्होंने अपना शिकार बना लिया था। ग्रामीण भी इनसे डरे हुए थे, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है। बंद बाड़े में बाघिन कजरी रखी गई है। आसपास के इलाके के लोग डरे थे, सहमे थे इनकी दहशत से। 2 बाघों को भोपाल के वन विहार शिफ्ट किया गया है। खबर दमोह से, जहां के मडियादो फॉरेस्ट रेंज के इमझीर गांव में एक लकड़बग्घा घुस गया। लकड़बग्घे ने पहले एक बकरी का शिकार किया, फिर दूसरे जानवरों को भी शिकार बनाने की कोशिश की। लोगों ने इस लकड़बग्घे को जब देखा, अफरा तफरी मच गई। इलाके में लोग दहशत में आ गए। लकड़बग्घे को वापस जंगल में खदेड़ने की लोग कोशिश कर रहे थे। तो लकड़बग्घे के आने से लोग भी डरे हुए थे। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इलाके के लोग डर गए थे। इसने पहले एक बकरी का शिकार किया था और दूसरे मवेशियों को भी ये निशाना बनाने की कोशिश में था। मैंने अभी वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा से बात की थी इस संबंध में, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ एक गांव है इमझर, तो पहले भी कई बार वहाँ पे हाइना देखा गया है। चूँकि टाइगर रिजर्व से लगा है, वहाँ पे है हाइना, तो वो कभी कभी मूव कर जाता है इस तरफ। तो इसी उसमें वो चूँकि वन क्षेत्र से मतलब टाइगर रिजर्व से लगा है, इसलिए वो आ गया है। पर अभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, ना ही जन घायल का कोई शिकायत मिली है अपने को।
और मैंने टीम को गाइड कर दिया है कि आप जो है उसको किसी भी तरीके से वन क्षेत्र में भिजवाएं, मतलब हटाएं, वहाँ से गांव से बाहर करें। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम पीटीआर में जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और उसको रेस्क्यू करा के उसको वन क्षेत्रों में छुड़वा देंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ माता पिता खुद अपने नवजात बच्चों को पालने में डालकर नदी में छोड़ देते हैं। परंपरा के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसी परंपरा कई सालों से चलते आ रही है। क्या है ये परंपरा के नाम पर खिलवाड़, इस रिपोर्ट में देखिए आप और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये कैसी परंपरा, ये कैसा विश्वास, आस्था के नाम पर अंधविश्वास। दूध मुहे बच्चे को पिलाया दूषित पानी, परंपरा के नाम पर मनमानी। जरा रोते हुए इस बच्चे की चीख सुनिए। अब जरा इस दूषित पानी को भी देख लीजिए, जिसमें वो सब मिल जाएगा जो इसे दूषित कर रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि दूध मुहे बच्चे को यही दूषित पानी पिलाया जा रहा है। ये खिलवाड़ है एक नन्ही सी जान के साथ। क्या ये पाप है परंपरा के साथ? ये परंपरा बैतूल के भैंसदेही तहसील में पूर्णा मेले के दौरान निभाई जा रही है। दरअसल एमपी के बैतूल में सालों से एक अनोखी परंपरा चलती आ रही है। यहाँ माता पिता अपने बच्चे को पालने में डालकर नदी में छोड़ देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इस मेले में आता है वो संतान होने की मन्नतें मांगता है। जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे पालने में डालकर नदी में छोड़ दिया जाता है। पालने का वही अपनी मन्नत मांगते हैं वो, कि उन्हें कहा भाई संतान नहीं होंगी, ये संतान हो जाएगी, तो उन्हें कहा हम बच्चे को यहाँ पे पूर्णा माई के गोद में 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। हाँ, देखने में तो डर लगता है, पर वैसा है आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है आज तक। इतना ही नहीं, बेटा बेटी एक समान के दावे भी यहाँ किताबी नजर आते हैं। यहाँ अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो संतान के रूप में बेटों की चाहत रखते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अब इसे क्या कहा जाए, आस्था और कुरीतियों से भरा मेला जो हर साल पूर्णा नदी के तट पर 1 महीने तक चलता है। ये हमने 1 साल पहले मन्नत मांगी थी कि हमारे घर बेटा आएगा तो हम आपके दरबार में यहाँ पालने में छोड़ेंगे, आपकी गोद में। आज आपकी मन्नत पूरी हुई? हाँ। कैसे पूजा करी आपने, क्या क्या किया है? हमने पालना बनाया, उसमें गैयों को लिटाया, पूजा की और उसके बाद में नदी इसमें पूर्णा मैया में छोड़ दी। तो जैसे भैया हम मैया बोलते हैं पूर्णा मैया को, तो पूर्णा मैया को ऐसे ही मैंने एक दिन बोल दिया 2 बेटियां है मेरी, तो मैंने कहा मैया एक भैयू चाहिए, तो मैया ने वैसे गोदी भर दी हमारी। ऐसी मान्यता है कि पालना छोड़ने से पूर्णा माई का आशीर्वाद मिलता है। इस परंपरा में एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ बच्चों की जान को खतरा। सदियों से ये परंपरा इसी तरह निभाई जा रही है। आज आधुनिक युग में जब बेटा बेटी एक समान है तो फिर पुत्र की कामना में मन्नत मांगना उन सारी सरकारी कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है। जहां ये नारे लगाए जाते हैं कि बेटी है तो कल है, ये सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हर साल होता है, लेकिन ना तो व्यवस्था सुधर रही है और ना ही लोगों की मानसिकता। न्यूज़ 18 के लिए ऋषु नायडी की रिपोर्ट।